Assalamualaikum everyone. This is Aizad Ali Bhutto in front of you, and today's our topic for discussion is terms related to animal kingdom. कल के टॉपिक में हमने क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन को समझा था और आज जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं, जो टर्म्स हमने डिस्कस किए थे वो सारे आज हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट टर्म है सिमेट्री। अब एनिमल्स कल हमने पढ़े थे कि एक असिमेट्रिकल थे और एक सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या हो, इरेगुलर हो, यानी कि उसकी बॉडी को हम इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकते, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी को हम इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। तो सिमेट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिमेट्री के 3 टाइप्स होते हैं, रेडियल सिमेट्री, बायरेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री कहते हैं a type of symmetry in which an animal is cut into 2 equal halves from more than one plane। यानी कि सिमेट्री का ऐसा टाइप जिसमें एनिमल को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकें, ठीक है, फ्रॉम एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से कट करें तो उसके 2 इक्वल हाफ्स मिले, तो ऐसे एनिमल को क्या, ऐसी सिमेट्री को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। लेट्स सपोज जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें हम एनिमल्स को कट तो करते हैं, लेकिन कट करते हैं उन एनिमल्स को टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम उनको कट करते हैं। और उसके अलावा जो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं उनमें ये होता है कि देयर इक्वल पार्ट्स, यानी कि जब हम उनको कट करते हैं तो जो उनके इक्वल पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स हैं साइकोन। साइकोन क्या, एक स्पंज है, पोरिफेरा है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि पोरिफेरंस क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इरेगुलर होती है, लेकिन साइकोन ऐसा स्पंज है, ऐसा पोरिफेरा है जो रेगुलर शेप का होता है और इसकी जो सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करती है, यह भी रेडियल सिमेट्रिकल है। और उसके बाद स्टारफिश हो गए, फाइलम एकेनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, ये भी क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो ये हमने डायग्राम बनाई है जेलीफिश की। ठीक है, ये इसका मतलब जो शेप है इसमें टेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब ये इसका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम। ठीक है, इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है, टॉप टू बॉटम होती है। अब इसको हम किसी भी प्लेन से कट करें, लेट्स सपोज इस प्लेन से कट करते हैं या फिर इस प्लेन से कट करें या फिर इस प्लेन से, किसी भी प्लेन से कट करें तो इसके इक्वल हाफ्स मिलेंगे, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहेंगे, दिस सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। यानी कि किसी भी प्लेन से, लेट्स सपोज अगर इसकी शेप देखें तो अपर साइड से ये इस शेप की होती है, तो इसे हम किसी भी प्लेन से कट करें, ठीक है, इस प्लेन से, इस प्लेन से या फिर किसी भी प्लेन से कट करें तो हमें क्या मिलेंगे, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। अब इस रेडियल सिमेट्री में ये होता है, अच्छा हमने ये कहा था कि रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, अब ये इसका क्या हो गया, सेंट्रल एक्सिस हो गया। अब इस सेंट्रल एक्सिस से, यानी कि जब हम कट करते हैं तो सेंट्रल एक्सिस से इसके इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं, रेडिएट होते हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं सेंटर से रेडिएट हो रहे हैं और ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से रेडिएट होते हैं या फिर डिवाइड होते हैं। तो ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, दीज आर इक्वल पार्ट्स। अच्छा, उसके बाद एक ये होता है कि रेडियल सिमेट्री इज एडाप्टेशन फॉर सीसाइल लाइफ। सीसाइल और मोटाइल का कांसेप्ट क्या होता है, सीसाइल उन एनिमल्स को कहते हैं दैट आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, जो एक जगह पर फिक्स होते हैं, या फिर जेलीफिश का एग्जांपल लें, या ऐसे जो होते हैं जो यानी कि स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं। अब इन एनिमल्स के अंदर क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अब ये कहा जाता है कि रेडियल सिमेट्री एडाप्टेशन है, ठीक है, इन यानी कि स्लो मूविंग या फिर सीसाइल एनिमल्स के लिए, जो सीसाइल होते हैं या फिर स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए एडाप्टेशन है रेडियल सिमेट्री। अब एडाप्टेशन कैसे या कैसे हेल्प करती है इन एनिमल्स की, अब इनको यानी कि रेडियल सिमेट्री का फायदा ये होता है कि ये सेटल डाउन हो सकते हैं, यानी कि वो सिट डाउन या सेटल डाउन हो सकते हैं ऑन द बॉटम या सबस्ट्रेटम। कोई भी सबस्ट्रेटम है, रॉक है, तो उसके साथ वो अटैच हो जाएंगे जब वो सेटल डाउन होंगे। अब ये सेटल डाउन होने में भी किसका रोल है, रेडियल सिमेट्री का। और उसके बाद
इनमें ये होता है कि इनके जो सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सारे पार्ट्स में जो मतलब न्यूरॉन्स वगैरह कहें या फिर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी प्रेजेंट होती हैं। तो इनको एक बड़ा फायदा ये होता है कि फ्रॉम एवरी डायरेक्शन वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर सेंस कर सकते हैं। तो दो फायदे हो गए, एक इस रेडियल सिमेट्री की वजह से वो सेटल डाउन होकर अपना खाना तलाश करेंगे, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएंगे और उसके बाद एवरी डायरेक्शन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर सेकंड जो टाइप है बायरेडियल सिमेट्री। अब ये बायरेडियल सिमेट्री हमारे बुक के अंदर नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना है। बायरेडियल सिमेट्री इज लाइक अ रेडियल सिमेट्री, ये भी रेडियल सिमेट्री की तरह होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? बाय वर्ड का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। अब बायरेडियल सिमेट्री होती है, इट इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री इन व्हिच एन एनिमल इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम टू प्लेन्स ओनली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यानी कि किसी भी एनिमल को जब हम कट करें इक्वल हाफ्स में, वो इक्वल हाफ्स में कट तो हो जाए, लेकिन फ्रॉम ओनली टू एक्सिस, यानी कि टू एक्सिस से हम ओनली कट करते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें एक होती है ओरल साइड और एक होती है एबोरल साइड, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा माउथ है तो ये क्या होगा, ये हमारी ओरल साइड होगी, ठीक है, और उसके बाद अपोजिट माउथ जो साइड है ये हमारी एबोरल साइड होगी। तो ऐसे बायरेडियल जो भी बायरेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक ओरल साइड होती है और एक एबोरल साइड होती है। ओरल का मतलब होता है माउथ, यानी कि माउथ की तरफ जो साइड है, और एक होगी एबोरल साइड, यानी साइड अपोजिट टू माउथ। अच्छा, अब बायरेडियल सिमेट्री में यानी कि कट करने से इक्वल हाफ्स तो मिलेंगे, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ हम दो प्लेन्स में कट कर सकते हैं, दो से ज्यादा प्लेन्स में कट नहीं कर सकते। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो सी वालनट है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो बिलोंग करता है टिनोफोरा फाइलम से, ठीक है। उसके बाद सी एनीमोन, ये दोनों एग्जांपल्स हैं बायरेडियल सिमेट्री के। अब इस सी एनीमोन की अगर हम डायग्राम देखें तो इस सी एनीमोन को हम कट कर सकते हैं, यानी कि जस्ट टू, मतलब कि इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज इसके अगर स्ट्रक्चर देखें, इसका एग्जांपल देखें ऐसे मार्कर की तरह, ठीक है। अब ये जो मार्कर है इसको हम यानी कि इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं दो एक्सिस से। एक एक्सिस इसी तरह से अगर हम इसे कट करें तो दो इसके क्या मिलेंगे, इक्वल हाफ्स मिलेंगे, और एक इस तरह से कट करेंगे इस एक्सिस से, एक ये एक्सिस है, ठीक है, यानी कि दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, और इस एक्सिस से अगर कट करें फिर भी हमें दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो यानी कि दो एक्सिस से जहां से हम कट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं, इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं। जस्ट ओनली टू एक्सिस हो तो बायरेडियल, और मोर देन टू यानी किसी भी एक्सिस से कट करें इक्वल हाफ्स मिले तो वो क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नंबर थर्ड क्या है, बायलेटरल। अब बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री इन व्हिच an animal is cut into two equal halves from one plane only, ठीक है। यानी कि इसमें ये होता है कि कोई भी एनिमल है जिसको हम दो इक्वल हाफ से कट कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फ्रॉम ओनली वन प्लेन, जस्ट एक ही प्लेन होगा, ठीक है। अब वो प्लेन कौन सा होगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल, या फिर इसे कहते हैं सेजिटल प्लेन, ठीक है। एक सेजिटल या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, किसी एक ही प्लेन से हम उसे कट कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में, एक से ज्यादा प्लेन से कट नहीं कर सकते। अगर एक से ज्यादा प्लेन से कट करेंगे तो फिर हमें उसके इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, और इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे तो वो सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो बायलेटरल सिमेट्री इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री इन व्हिच एन एनिमल इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम वन प्लेन ओनली, जस्ट एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, किस सिमेट्री के अंदर, बायलेटरल के अंदर, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लें हम तो लिजर्ड, ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम भी बायलेटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं, और उसके बाद प्लेन एरिया। अब ये तीनों क्या होते हैं, दीस आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। अब प्लेन एरिया का अगर एग्जांपल लें तो प्लेन एरिया को जस्ट हम एक इसी यानी कि वन प्लेन से कट कर सकते हैं। ये कौन सा प्लेन होगा इसका, ये इसका सेजिटल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, यानी कि इस एनिमल को जस्ट हम मिड लाइन से कट कर सकते हैं। इस तरह से हम इस एक्सिस से कट नहीं कर सकते। अगर इस एक्सिस से कट करेंगे तो जो मतलब इसके इक्वल जो हाफ्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर इक्वल हाफ्स हमें चाहिए तो जस्ट एक ही लॉन्गिट्यूडिनल या फिर सेजिटल जो इसका एक्सिस है वहां से हम कट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड बायलेटरल।
यानी कि जस्ट ओनली वन प्लेन हो, वन प्लेन से कट करें और इक्वल हाफ्स मिले, तो क्या ये कौन सा टाइप होगा? बायलैटरल सिमेट्रिकल। ये तीन टाइप से सिमेट्री के, रेडियल, उसके बाद बायरेडियल और उसके बाद बायलैटरल। और मोस्टली जो होते हैं मतलब बायलैटरल, मोस्टली एनिमल्स है वो बायलैटरल सिमेट्री के अंदर आते हैं। अच्छा, उसमें बायलैटरल में एक ये थी कि जैसे हमने एडाप्टेशन पढ़ी थी रेडियल के अंदर, तो सीसाइल के लिए क्या एडाप्टेटिव है, यानी कि एक एडाप्टिव कैरेक्टर है, ठीक है, सीसाइल लाइफ के लिए, जो सीसाइल एनिमल्स हैं उनके लिए रेडियल सिमेट्री एक एडाप्टिव कैरेक्टर है। तो इसी तरह से जो मतलब मोटाइल एनिमल्स हैं उनके लिए बायलैटरल जो सिमेट्री है ये क्या है? एक एडाप्टिव कैरेक्टर है, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री उन मोटाइल एनिमल्स को अलो करती है कि वो स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। कल हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को, ठीक है, दो कैटेगरीज में, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो जर्म्स लेयर है या फिर एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं वो कितनी हो? जस्ट दो लेयर्स हो, ठीक है, दो इनके अंदर लेयर्स होती है, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं वो जस्ट दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर एक्टोडर्म होती है और एक इनर होती है एंडोडर्म, ठीक है। यानी कि सेंटर में क्या होगा? सेंटर में गट प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसके बाहर लेट सपोज ये एक लेयर प्रेजेंट है, जर्म लेयर, सेंटर में क्या है? गट है। अब इसके बाहर एक जर्म लेयर प्रेजेंट है। अब ये जो जर्म लेयर है, दिस जर्म लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, क्योंकि ये इनर साइड पर प्रेजेंट है। अब उसके बाद आउटर साइड पर एक और जर्म लेयर प्रेजेंट होगी और दिस जर्म लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ये कौन सी लेयर है? इट इज एक्टोडर्म। अच्छा, अब इन दोनों जर्म लेयर्स के दरमियान क्या प्रेजेंट होती है? मीसोगिलिया, ठीक है। मीसोगिलिया क्या है? मीसोगिलिया इज ए नॉन सेलुलर, इट इज ए नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग ट्रांसल्यूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस। ये याद रखना है कि जो मीसोगिलिया होती है ये नॉन सेलुलर होती है, इसके अंदर कोई सेल नहीं होता, और उसके बाद नॉन लिविंग होती है और ट्रांसल्यूसेंट है। एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ये ट्रांसल्यूसेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। आउटर साइड पर एक्टोडर्म है और इनर साइड पर एंडोडर्म, दोनों के दरमियान क्या प्रेजेंट होती है? मीसोगिलिया प्रेजेंट होती है। अब ये जो मीसोगिलिया है इसका रोल क्या होता है? इसका फंक्शन ये है कि इट बिहेव्स लाइक अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करती है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल यानी कि प्रेशर है, कोई भी मैकेनिकल प्रेशर है, तो उसे क्या करती है? यानी कि इस एक्सटर्नल प्रेशर से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखनी है कि ये जो लेयर्स हैं, these layers persist throughout the life, यानी कि ये जो एनिमल्स हैं एडल्ट बन जाने के बाद भी इनके अंदर यही लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है, एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होगी और एंडोडर्म भी प्रेजेंट होगी। यानी कि ये जो लेयर्स हैं वो कभी खत्म नहीं होगी या किसी और स्ट्रक्चर में ये इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है, किसी और स्ट्रक्चर में ये ट्रांसफॉर्म नहीं होती। यही लेयर्स होती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ, मुकम्मल लाइफ के दौरान, लाइफ साइकिल के दौरान प्रेजेंट होती है। अच्छा, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? देयर आर 3 जर्म लेयर्स। जो एम्ब्रियोनिक या फिर जर्म लेयर्स हैं वो 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर जर्म लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, उसके बाद मिडिल लेयर होती है मेसोडर्म और उसके बाद इनर लेयर होती है एंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें कितनी होती है जर्म लेयर्स? देयर आर 3 जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, ठीक है। लेट्स सपोज अगर देखें तो सबसे पहले सेंटर में गट है। अब गट के बाहर एक जर्म लेयर प्रेजेंट है, दिस जर्म लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, और उसके बाद सेकंड जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, दिस जर्म लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म,
And number third, outermost germ layer and this germ layer is called ectoderm. इनके अंदर क्या होगा, तीन germ layers प्रेजेंट हैं, जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, उसके बाद जो मिडिल है मेसोडर्म एंड इनर मोस्ट इज कॉल्ड एंडोडर्म। ठीक है, अब इनमें ये पॉइंट याद रखनी है कि ये जो जर्म लेयर्स हैं, ठीक है, these germ layers transform into different organs and organ systems। यानी कि जब डेवलपमेंट होगी तो आगे गेस्टुलेशन वाली स्टेज में ये जो जर्म लेयर्स हैं ये ट्रांसफॉर्म होकर कोई भी ऑर्गन बनाएंगी या फिर ऑर्गन सिस्टम बनाती है। तो जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर, लेट्स सपोज ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट की। तो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट थी, लेकिन अब हमारे अंदर वो जो जर्म लेयर्स है वो ट्रांसफॉर्म होकर किस चीज में कन्वर्ट हो गई, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर ये जो लेयर्स होती हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये क्या हो जाती हैं, ये मतलब ट्रांसफॉर्म होकर ऑर्गन्स बना लेती हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम बना लेती हैं। तो इस हिसाब से एक और चीज डिस्कस करने को मिलती है। लेट्स सपोज अगर हम कह रहे हैं कि एंडोडर्म ट्रांसफॉर्म होकर ऑर्गन बना रही है या फिर ऑर्गन सिस्टम बना रही है, तो एंडोडर्म कौन से ऑर्गन सिस्टम बनाएगी, मेसोडर्म से कौन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे या फिर एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन सिस्टम से वो बन रहे हैं। तो इस हिसाब से इसको हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम होगा फेट ऑफ जर्म लेयर्स। फेट का मतलब होता है किस्मत, यानी कि इन जर्म लेयर्स की किस्मत क्या है, इनका फेट क्या है, आगे जाकर इनको किस चीज में कन्वर्ट होना है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले अगर बात करें एक्टोडर्म की, एक्टोडर्म जो कि आउटर मोस्ट जर्म लेयर है, तो इसमें से आउटर जो हमारे सिस्टम से या स्ट्रक्चर से वो बनती है। अच्छा अब इनमें से सबसे पहले जो सिस्टम बनता है दैट इज डर्मल और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो हमारा यानी कि स्किन है, ठीक है, या इंटेग्यूमेंट्री जो भी सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो किस चीज से बन रहा है, एक्टोडर्म से बन रहा है। यानी कि एक्टोडर्म आगे जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस चीज में, डर्मल या फिर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर। उसके बाद नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टोडर्म से बनता है। और उसके बाद एपिथेलिया ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग, हमारी बॉडी की जो भी एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, एपिथेलिया यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, वो भी किस चीज से बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। उसके बाद यानी कि एक्टोडर्म से तीन सिस्टम्स बन रहे हैं, डर्मल और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम और उसके बाद एपिथेलिया ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग। ये तीनों जो सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्टोडर्म से बनेंगे। उसके बाद मेसोडर्म है। अगर मेसोडर्म की बात करें तो मेसोडर्म से जो सिस्टम्स बनते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इन चार सिस्टम्स हैं जो मेसोडर्म से बनते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी एंड मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब है कि मस्कुलर सिस्टम भी और स्केलेटल सिस्टम भी, जो हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है वो भी मेसोडर्म से बना है। अगर हम पढ़ेंगे तो लेट्स हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेसोडर्म, यानी कि मेसोडर्मल इन नेचर, यानी कि ये मेसोडर्म से बना है। ठीक है, मेसोडर्म ट्रांसफॉर्म हुई है किस चीज के अंदर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सिस्टम के अंदर। उसके बाद है एंडोडर्म। अब एंडोडर्म जो है ये ट्रांसफॉर्म होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और उसके बाद एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एंडोडर्म से इवॉल्व होगा, ट्रांसफॉर्म होकर एंडोडर्म ट्रांसफॉर्म होकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगी, और एंडोडर्म एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गन्स या वो स्ट्रक्चर्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होती लेकिन डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो भी एंडोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, वो भी किस चीज से बनेगा, ये भी एंडोडर्म से बनता है। अच्छा, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सीलोम। सीलोम को बॉडी कैविटी भी कहते हैं। अब सीलोम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जिस एनिमल के अंदर सीलोम प्रेजेंट होगा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, उसको हम सीलोमेट कहेंगे। जिसके अंदर बॉडी कैविटी है लेकिन फॉल्स बॉडी कैविटी है, उसको क्या कहते हैं, सीडोसीलोमेट। और जिसके अंदर सीलोम एब्सेंट होगा उसको असीलोमेट कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीलोम क्या होता है।
सीलोम इज देयर इज गैप बिटवीन आउटर बॉडी वॉल यानी कि एक्टोडर्म एंड इनर ऑर्गन्स यानी कि एंडोडर्म सराउंडेड बाय सीलोमिक लाइनिंग। अच्छा, अब क्या होता है कि हमने जर्म लेयर्स पढ़ी थी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म भी होती है। अब ये जो एक्टोडर्म है इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारी आउटर बॉडी वॉल है, और जो इनर ऑर्गन्स है उसको क्या कह रहे हैं, एंडोडर्म, क्योंकि जो इनर ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। तो इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी कि बॉडी वॉल और जो इनर ऑर्गन्स है उनके दरमियान जो कैविटी फॉर्म हो रही है, जो गैप सा बन रहा है, दैट गैप इज कॉल्ड सीलोम। और ये जो सीलोम होता है, ठीक है, यानी कि दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों जो होती हैं, दीज आर सराउंडेड बाय सीलोमिक लाइनिंग। ये सीलोमिक लाइनिंग से क्या होती है, सराउंडेड होती है। अब इस सीलोमिक लाइनिंग को हम कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मेसोडर्मल लाइनिंग। एक बार फिर से सुनिए, सीलोम या बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज अ गैप बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एक्टोडर्म एंड इनर ऑर्गन्स एंडोडर्म सराउंडेड बाय सीलोमिक लाइनिंग। जो आउटर बॉडी वॉल है जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और जो इनर ऑर्गन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो हमारी बॉडी के अंदर एक कैविटी फॉर्म हो रही है या एक गैप बन रहा है, दैट गैप इज कॉल्ड सीलोम। अब ये जो दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, these are surrounded by सीलोमिक लाइनिंग। ये दोनों सराउंडेड होती है किस चीज से, सीलोमिक लाइनिंग से। सीलोमिक लाइनिंग और क्या कहते हैं, मेसोडर्मल लाइनिंग कहते हैं। अब डायग्राम से समझते हैं। ये हमने ड्रा किया है सीलोम, ठीक है, ये क्या है, असीलोमेट, और उसके बाद इट इज कॉल्ड सीलोमेट, और दिस इज सीलोमेट। अच्छा, अब ये सीलोमेट है। सीलोमेट डायग्राम देखें तो सबसे बाहर जो एक्टोडर्म है इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज आउटर बॉडी वॉल। ये जो आउटर बॉडी वॉल है दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और उसके बाद जो इनर, ये जो ब्लैक कलर में इनर जो ऑर्गन्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान एक गैप प्रेजेंट है, दिस गैप इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है, और बॉडी कैविटी। अब ये गैप जो है ये सराउंडेड है, ठीक है, ये जो गैप है दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों क्या है, सराउंडेड बाय मेसोडर्म। दोनों को सराउंड क्या कर रहा है, जो सीलोमिक लाइनिंग है या जो मेसोडर्मल लाइनिंग है, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। आउटर जो लेयर है एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान देयर इज अ गैप, दिस गैप इज कॉल्ड सीलोम। और ये जो सीलोम है इट इज सराउंडेड बाय सीलोमिक लाइनिंग। अब सीलोमिक लाइनिंग को हमने क्या कहा था, मेसोडर्मल लाइनिंग, यानी कि जो मेसोडर्म है ये सराउंड कर रही है दोनों को, एक्टोडर्म को भी और एंडोडर्म को भी। ये अब देखिए, ये जो एक्टोडर्म है इसको ग्रीन कलर में मेसोडर्म सराउंड कर रही है, और जो ब्लैक कलर में एंडोडर्म है इसको बाहर से मेसोडर्म सराउंड कर रही है। तो मेसोडर्म को हम क्या कहेंगे, मेसोडर्मल लाइनिंग या फिर सीलोमिक लाइनिंग। अब सीलोमिक लाइनिंग जो बाहर की तरफ मौजूद है, यानी कि जो एक्टोडर्म को सराउंड करेगी, तो इस मेसोडर्मल लाइनिंग को कहेंगे इट इज कॉल्ड पैराइटल लाइनिंग, ठीक है, इट इज पैराइटल लाइनिंग। और जो मेसोडर्मल लाइनिंग एंडोडर्म को सराउंड कर रही है बाहर से, तो दिस इनर मेसोडर्मल लाइनिंग इज कॉल्ड स्प्लेनिक लाइनिंग, स्प्लेनिक लाइनिंग कहेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रू कैविटी बन रही है, अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहें, ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसेंट्री। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है, मेसेंट्री होती है, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम अगर कंप्लीटली देखें तो ये जो गैप है, इस गैप को क्या कह रहे हैं, सीलोम, ठीक है। गैप हमने कहा था कि सीलोम क्या है, देयर इज अ गैप, ठीक है, ये गैप है सीलोम, और किस चीज के दरमियान प्रेजेंट है, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म अगर देखें तो आउटर बॉडी वॉल होती है, और अगर एंडोडर्म की बात करें तो ये क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी। अच्छा, उसके बाद नंबर सेकंड सीडोसीलोम। सीडोसीलोम में ये है कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन देयर इज अ फॉल्स बॉडी कैविटी। अब फॉल्स बॉडी कैविटी के सेंस में देयर इज अ गैप बिटवीन आउटर बॉडी वॉल यानी कि एक्टोडर्म एंड इनर ऑर्गन्स यानी कि एंडोडर्म, ठीक है, सराउंडेड बाय पैराइटल लेयर ऑफ सीलोमिक लाइनिंग। यानी गैप तो बन रहा है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, लेकिन ये जो गैप है इसमें जस्ट पैराइटल लेयर है, यानी सीलोमिक लाइनिंग की या मेसोडर्मल लाइनिंग की जस्ट पैराइटल लेयर प्रेजेंट होती है, पैराइटल लाइनिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन स्प्लेनिक जो लाइन है वो प्रेजेंट नहीं होती।
अब डायग्राम से समझिए, ये जो रेड कलर में आउटवर्ड जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और उसके बाद ब्लैक कलर में इनसाइड जो प्रेजेंट होती है इट इज कॉल्ड एंडोडर्म। सेम एक्टोडर्म हमारी आउटर बॉडी वाले और एंडोडर्म है, दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्गन्स, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान देयर इज अ गैप, दिस गैप इज कॉल्ड सीडोसिलोम, ठीक है। अब ये सीलोम गैप है तो इसको हम सीलोम कहें। सीडोसिलोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो आउटर एक्टोडर्म है ये मेसोडर्मल लाइनिंग से सराउंडेड है, लेकिन जो एंडोडर्म है, जैसे इस डायग्राम में देखें तो जो एंडोडर्म है इट इज सराउंडेड बाय मेसोडर्मल लाइनिंग, लेकिन इसमें जो एंडोडर्म है ये सराउंडेड नहीं है, ठीक है, इसके बाद मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। यानी कि मेसोडर्मल लाइनिंग इधर कितनी प्रेजेंट थी? दो, जो आउटर थी उसको पैराइटल लाइनिंग का या लेयर का, और जो इनर है इसको क्या कहते हैं? स्प्लेनिक लाइनिंग और स्प्लेनिक लेयर। इसमें जो आउटर है यानी कि पैराइटल लेयर है ये तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो इनर जो लाइनिंग थी स्प्लेनिक जो लाइनिंग है ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये जो लेयर है प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड सीडोसिलोम। अच्छा, नंबर थर्ड अस्सीलोमेट। अस्सीलोमेट का मतलब होता है नॉट, यानी कि इसमें सीलोम क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी इज डॉर्सो-वेंट्रली कंप्रेस्ड, यानी कि ये इसकी डॉर्सल साइड और ये इसकी वेंट्रल साइड, ठीक है। अस्सीलोमेट में इसकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड ये दोनों क्या है? डॉर्सो-वेंट्रली कंप्रेस्ड हैं, ठीक है। कंप्रेस होने की वजह से देयर इज नो एनी गैप फॉर्म्ड, कोई भी गैप फॉर्म नहीं हो रहा है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच। अब इधर देखें तो जो एक्टोडर्म है रेड कलर में, ये बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, और ब्लैक कलर में एंडोडर्म ये मौजूद है जो इनर लेयर है, और इन दोनों के दरमियान मेसोडर्म मौजूद है। सारा जो मतलब गैप है वो फिल किया गया है किस चीज से? मेसोडर्म से। तो इन दोनों के दरमियान कोई भी गैप फॉर्म नहीं होगा, तो इस वजह से क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड अ सीलोमेट, देयर इज नो एनी गैप, नो एनी बॉडी कैविटी आर सीलोम, यानी कि जो गैप था वो सारा फिल हो गया किस चीज से? मेसोडर्म से। मेसोडर्म इज प्रेजेंट between ectoderm and endoderm, so there is no any gap is formed। अच्छा, ये हो गया सीलोम। अब सीलोम के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, ठीक है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया। अब प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं ये किस चीज के हैं? सीलोमेट के, ठीक है। ये जो सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, अब these सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया। अब इन दोनों को अगर देखें तो इनमें डिफरेंसेस मौजूद हैं। एक क्लीवेज का डिफरेंस है, एक ब्लास्टोपोर की फेट का डिफरेंस है, और एक सीलोम की फॉर्मेशन का डिफरेंस है। सबसे पहले अगर देखें प्रोटोस्टोमिया में, तो प्रोटोस्टोमिया में सबसे पहला डिफरेंस है क्लीवेज का, ठीक है। अब क्लीवेज जो होती है इसमें स्पाइरल होती है, और ड्यूटरोस्टोमिया में क्या होती है? रेडियल होती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्लीवेज क्या होती है। अच्छा, क्लीवेज कहते हैं सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स। सबसे पहले यानी कि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर ही अंदर सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, यानी माइटोटिक डिवीजन की एक सीरीज स्टार्ट होती है। यानी कि ये जो एक जाइगोट है ये डिवाइड होगा, इसमें से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16, इसी तरह से एक माइटोसिस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारे सेल्स जो है वो डिवाइड होते जाएंगे। तो इससे इंटरनल डिवीजन या सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन के प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। अब ये जो क्लीवेज हो रही है प्रोटोस्टोमिया के अंदर, ये क्लीवेज क्या होती है? स्पाइरल होती है। स्पाइरल का मतलब ये है कि यानी क्लीवेज में जो सेल्स बन रहे हैं, यानी कि सबसे पहले 2 सेल बने, फिर 2 से 4 सेल। अब ये जो सेल बन रहे हैं these cells are called ब्लास्टोमर्स, ठीक है। हर एक सेल को क्या कहेंगे? ब्लास्टोमर कहेंगे। अब ये जो ब्लास्टोमर्स हैं, these blastomers are not symmetrical between polar axes, यानी कि ये जो होते हैं एक साइज के नहीं होते, ठीक है। these blastomers are of unequal size, उनकी साइज होती है वो क्या होती है? अनइक्वल होती है। कुछ ब्लास्टोमर्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, और कुछ ब्लास्टोमर्स हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। तो ऐसी क्लीवेज को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड स्पाइरल क्लीवेज। उसके बाद अगर रेडियल क्लीवेज की बात करें तो रेडियल क्लीवेज में ये होता है कि सिमेट्रिकल जो ब्लास्टोमर्स हैं, ठीक है, these are symmetrical between polar axes, या फिर सिंपली कहें these are of equal size। जो ब्लास्टोमर्स बनेंगे वो सारे क्या होते हैं? these are of equal size, वो सारे एक ही साइज के एक जितने होते हैं। अच्छा, नंबर सेकंड क्लीवेज का डिफरेंस क्या है? दिस क्लीवेज इज डिटरमिनेट इन प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया के अंदर
जो क्लीवेज होती है वो क्या होती है, डिटर्मिनेट होती है। अब डिटर्मिनेट होने का मतलब ये होता है कि फेट ऑफ ब्लास्टोमर्स इज प्रीटोल्ड। फेट का मतलब हमने पढ़ा था कि फेट का मतलब होता है किस्मत, यानी कि ब्लास्टोमर्स को आगे जाकर क्या चीज बनानी है, कौन से ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होना है, ठीक है। इट इज प्रीटोल्ड, ये पहले से तय होता है कि ये जो ब्लास्टोमर है, लेट सपोज कोई भी ब्लास्टोमर, वो आगे जाकर कौन से ऑर्गन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, या फिर कौन से ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होगा, इट इज प्रीटोल्ड, ये पहले से तय किया होता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि अगर इसमें से लेट सपोज ये एक ब्लास्टोमर की बात करते हैं, अब ये जो ब्लास्टोमर है, ठीक है, ये ब्लास्टोमर लेट सपोज आगे जाकर क्या बना रहा था, इट इज यानी कि किडनी वगैरह या कोई भी ऑर्गन बना रहा है। तो अब अगर एक ये ब्लास्टोमर डैमेज हो गया तो ये ऑर्गन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बनेगा। तो ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है या इसका डिसएडवांटेज है। अगर ड्यूटरोस्टोमिया की बात करें तो उसमें जो क्लीवेज होती है इज इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब ये है कि ब्लास्टोमर्स कैन कन्वर्ट इनटू एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, यानी कि उनका जो फेट होता है वो प्रीटोल्ड नहीं होता। उन ब्लास्टोमर्स में ये एबिलिटी होती है, ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा, कोई भी अगर ब्लास्टोमर डैमेज हो गया तो इसका कोई भी यानी डिसएडवांटेज नहीं है, उसकी जगह कोई और ब्लास्टोमर वो ऑर्गन बना लेगा। तो ये था डिफरेंस प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया में क्लीवेज का। नंबर सेकंड देखें तो ब्लास्टोपोर, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है। दोनों प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर की फेट का डिफरेंस है, फेट यानी किस्मत। अब ब्लास्टोपोर क्या होता है, इधर हमने देखा कि सबसे पहले क्या बन रहा था, जाइगोट से दो सेल स्टेट, जाइगोट डिवाइड हुआ, क्लीवेज स्टार्ट हुई, जाइगोट डिवाइड हुआ, दो सेल्स बने, दो ब्लास्टोबर्स बने, फिर इसमें से चार में से 8, फिर 8 के बाद ये जो 16 या 34 स्टेज होती है सेल्स की, इसको क्या कहते हैं, मोरिबुला कहते हैं, ठीक है। मोरिबुला वर्ड मलबेरी से लिया गया है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल यानी कि स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। इसमें स्मॉल 16 या 32 जो सेल्स होते हैं तो ये बिल्कुल मलबेरी की तरह होती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मोरिबुला स्टेज कहते हैं। अच्छा, अब मोरिबुला के बाद क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं ये इन्वेजिनेट होंगे या फिर ये डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इधर एक हॉलो जो सेल बनेगा, ठीक है, एक हॉलो बार लाइक स्ट्रक्चर बनेगी या फिर एक हॉलो स्ट्रक्चर बनेगी, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ब्लास्टुला, ठीक है। मोरिबुला के अंदर क्या था, ये जो सेल्स प्रेजेंट थे ये सेल्स यानी इनवर्ट इन्वेजिनेट हुए, इनवर्ट मूव कर गए, जिसकी वजह से एक होलो कैविटी बनी, होलो बार लाइक स्ट्रक्चर बनी। इस होलो स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला कह रहे हैं, और इस ब्लास्टुला के अंदर ये जो स्ट्रक्चर जो होलो कैविटी प्रेजेंट है, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसेल, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टुला है ये आगे जाकर कन्वर्ट होगा किस चीज के अंदर, गैस्ट्रुला के अंदर, ठीक है। अब गैस्ट्रुला में क्या आएंगे, एक यानी कि स्ट्रक्चर बनेगी, दिस इज कॉल्ड एक्टोड्रम, आउटर एक्टोड्रम प्रेजेंट है, और जो इनर है दिस इनर इज एंडोड्रम, इनर एंडोड्रम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब ये जो ब्लास्टोपोर है इसका फेट डिसाइड करना है, तो ये जो ब्लास्टोपोर है ये आगे जाकर क्या बनाएगा, इस ब्लास्टोपोर में से क्या बनेगा। अब आपको याद होगा कि प्रोटोस्टोमिया में हमने ये पढ़ा था कि प्रो का मतलब होता है फर्स्ट और स्टोमिया मींस माउथ, यानी कि फर्स्ट माउथ बनेगा और उसके बाद लेटर जो है क्या बनेगा, एनस। और ड्यूटरोस्टोमिया में क्या होता है कि ब्लास्टोपोर इज डेवलप्ड इनटू एनस, पहले एनस बनता है और लेटर माउथ इज डेवलप्ड, ठीक है, फिर जाकर माउथ बनता है। तो अब ये ब्लास्टोपोर की फेट देखनी है कि ब्लास्टोपोर जो है ये फर्स्ट क्या बना रहा है, ठीक है, और सेकंड स्ट्रक्चर कौन सी बन रही है। तो प्रोटोस्टोमिया में ये होगा कि ये जो ब्लास्टोपोर है इट इज डेवलप्ड इनटू माउथ, ये फर्स्ट जो ओपनिंग है ब्लास्टोपोर ये क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा, फिर इधर के जो सेल है ये इन्वेजिनेट होकर इधर सेकंड ओपनिंग बनेगी, जिससे क्या बनेगा, एनस बनेगा। तो प्रोटोस्टोमिया यानी फर्स्ट माउथ, ठीक है, देन एनस, लेटर एनस इज डेवलप्ड, फर्स्ट माउथ इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोपोर एंड देन एनस इज डेवलप्ड, ठीक है, फ्रॉम एन अदर ओपनिंग। अच्छा, उसके बाद अगर देखें ड्यूटरोस्टोमिया में तो जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर है फर्स्ट ब्लास्टोपोर इज डेवलप्ड इनटू एनस, पहले जो ब्लास्टोपोर है ये एनस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन लेटर माउथ इज डेवलप्ड,
ठीक है, फिर जाकर क्या बनेगा, माउथ बनेगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में क्या हो रहा है, पहले माउथ बन रहा है ब्लास्टोपोर से, देन लेटर एनस इज फॉर्म्ड, ठीक है। और ड्यूटरोस्टोमिया में क्या होगा, ब्लास्टोपोर इज डेवलप्ड इनटू एनस, पहले एनस बनाएगा ब्लास्टोपोर, फिर जाकर क्या बनेगा, माउथ बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है ये है सीलोम फॉर्मेशन, ठीक है। जो सीलोम की फॉर्मेशन है ये डिफरेंट होती है प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया में। अब जो सीलोम फॉर्मेशन हो रही है, जिस तरह से सीलोम फॉर्म हो रहा है प्रोटोस्टोमिया में, इसको क्या कहते हैं, शाइसोसेलस कहते हैं, ठीक है। अब शाइसोसेलस में क्या होगा, सीलोम इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से क्या बनता है, सीलोम बनता है। अच्छा, अब ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म मौजूद है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ये जो गैस्ट्रुला स्टेज है, इसमें इधर जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट होगी किस चीज के, मेसोडर्म के। यानी इधर जो सिंपली कहें कि ये क्या है, पोर ऑफ यानी कि लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर, ठीक है। ये क्या है, ब्लास्टोपोर है, तो इस साइड और इस साइड दोनों ये क्या होंगे, लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। तो लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर से मेसोडर्म बनेगी, फिर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से क्या बनेगा, सीलोम बनेगा, ठीक है। इस साइड भी क्या मौजूद होगी, मेसोडर्म। याद रखेंगे जो मेसोडर्म है ये कैसे बनती है, मेसोडर्म इज फॉर्म्ड बाय यानी कि लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। जो लिप्स हैं ब्लास्टोपोर के, ये क्या बनाएंगे, मेसोडर्म बनाएंगे, फिर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से क्या बनेगा, सीलोम बनेगा, ठीक है। और इस सीलोम फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, शाइसोसेलस कहते हैं। और अगर ड्यूटरोस्टोमिया में देखें तो ड्यूटरोस्टोमिया में क्या होता है, अच्छा, सीलोम फॉर्मेशन जो होती है इसको क्या कहते हैं, एंटीरोसेलस कहते हैं, ठीक है। एंटीरोसेलस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीलोम इन द ड्यूटरोस्टोमिया। और इसमें क्या होगा कि जो सीलोम बनेगा, सीलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट है या फिर आर्चिनफ्रॉम है, ठीक है, जिसकी बल्जिंग आउट से क्या बनेगा, सीलोम बनेगा। अब देखें तो ये जो ब्लास्टोपोर है, ठीक है, अब ये जो सेल्स मौजूद हैं, एंडोडर्म के सेल्स मौजूद हैं, और ये जो ग्रीन कलर में मेंशन किए हैं ये मेसोडर्म के सेल्स हैं, ठीक है। किस चीज का, ड्यूटरोस्टोमिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है सारी, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आर्चिनट्रॉन और प्रिमिटिव गट और डेवलपिंग गट। गट का मतलब क्या होता है, गट यानी कि जो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गट से बनता है, ठीक है। अब ये जो गट है इसको डेवलपिंग गट कह सकते हैं, या फिर प्रिमिटिव गट है, या फिर इसको क्या कहते हैं, आर्चिनट्रॉन कहते हैं। अब ये जो आर्चिनट्रॉन है, अब इस आर्चिनट्रॉन की ये क्या हो रही है, बल्जिंग आउट है। आर्चिनट्रॉन क्या हो रहा है, बल्ज आउट, यानी कि बल्जिंग आउट का मतलब होता है वो एक स्ट्रक्चर आउटवर्ड क्या हो रही है, अराइज हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आउटवर्ड अराइज हो रही है, और इस बल्जिंग आउट से क्या होगा, सीलोम बनेगा। ये जो आर्चिनट्रॉन है ये बल्ज आउट होकर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, सीलोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब सीलोम फॉर्मेशन हो, लेकिन बाय द बल्जिंग आउट ऑफ आर्चिनट्रॉन, बल्जिंग आउट ऑफ आर्चिनट्रॉन की बल्जिंग आउट से जब सीलोम बनेगा तो इसको क्या कहेंगे, एंटीरोसेलस कहेंगे। तो अगर मेसोडर्म को देखें तो मेसोडर्म इधर किस चीज से बन रही है, ये भी यानी कि एंडोडर्म के सेल से बन रही है, ठीक है, आर्चिनट्रॉन के अंदर। तो मेन 3 डिफरेंसेस है, एक क्लीवेज का डिफरेंस होगा प्रोटोस्टोमिया और उसके बाद ड्यूटरोस्टोमिया के अंदर, और उसके बाद सेकंड जो डिफरेंस है फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, और जो थर्ड डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सीलोम फॉर्मेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एनिमल किंगडम के अंदर मोस्टली कॉन्सेप्चुअली इनको समझा हमने, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अगर इसमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।